नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज 3 खबरें हैं। पहली, म्यांमार ने अपने नए वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में 3,05,000 टन से अधिक का चावल निर्यात किया और यह तब हुआ जब वो देश राजनीतिक उथल-पुथल में है, जब उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। और दूसरी खबर है, भारत में गन्ने का रकबा रुका हुआ है। एल नीनो आ रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पानी की कमी का डर है और चीनी का संतुलन चाकू की धार पर है। तीसरी खबर है, भारत के माल निर्यात ने अप्रैल मई 2026 में 15% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की है। अप्रैल में अकेले 43.56 अरब डॉलर 4 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। दोस्तों, ये तीनों खबरें एक साथ बड़ी तस्वीर बनाती हैं। दुनिया में चावल की मांग बढ़ रही है, एल नीनो आपूर्ति को कमजोर करेगा और भारत के निर्यात में तेजी आई है, लेकिन उसकी नींव कितनी मजबूत है यह भी हमें देखना होगा। आइए एक एक करके इन खबरों को समझते हैं। तो सबसे पहले म्यांमार की खबर को हम समझते हैं। दोस्तों, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। 2021 से सैन्य शासन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हैं और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। और इन सब के बावजूद म्यांमार ने नए वित्त वर्ष 2026-27 के पहले 2 महीनों अप्रैल और मई में 3,05,821 टन चावल का निर्यात किया है। इससे लगभग 9 करोड़ 30 लाख डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। अप्रैल में 1,59,559 टन और मई में 1,36,262 टन का निर्यात हुआ। इस वित्त वर्ष में सारा निर्यात समुद्री मार्ग से हुआ। चावल के सबसे बड़े खरीदार रहे इसमें मेडागास्कर, फिलीपींस, चीन, पोलैंड और स्पेन। और ब्रोकन राइस के खरीदार रहे चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, इटली और यूके। हालांकि यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 4 लाख टन से ज्यादा से कम है। पिछले पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में म्यांमार का अगर प्रदर्शन आप देखें तो म्यांमार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 27 लाख टन से ज़्यादा चावल निर्यात किया, जिससे 86 करोड़ 10 लाख डॉलर की कमाई हुई। म्यांमार सरकार का 2030 तक 50 लाख टन चावल निर्यात का लक्ष्य है। इसके लिए राइस एक्सपोर्ट जोन्स 100 से ज़्यादा क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों, म्यांमार की यह खबर कई मायने में चौंकाने वाली है। एक देश जिस पर अमेरिका, यूरोप और दुनिया के तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जहां सैन्य सरकार है, जहां अर्थव्यवस्था संकट में है, जहां रोजाना की जिंदगी मुश्किल है, उस देश का चावल यूरोप में बिक रहा है। पोलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम में। यह कैसे हो रहा है? इसकी वजह है जरूरत। दुनिया को चावल चाहिए और जब एल नीनो की वजह से सप्लाई टाइट होती है तो बायर्स वहां से भी खरीदते हैं जहां से आम हालात में नहीं खरीदते। म्यांमार के चावल निर्यात की नीति स्थिर है। म्यांमार के मुख्य निर्यात बाजार फिलीपींस, चीन, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इंडोनेशिया, सेनेगल और यूके हैं, यानी एशिया से यूरोप तक डाइवर्सिफाइड मार्केट। अब एक तुलना करते हैं दोस्तों। म्यांमार राजनीतिक संकट में है, प्रतिबंधों में है, फिर भी निर्यात जारी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। एफसीआई में 386 लाख टन का स्टॉक है और फिर भी जुलाई 2023 में अचानक बैन लगाया गया था। चाइना को जा रही शिपमेंट्स रिजेक्ट हो रही हैं, हॉर्मुज बंद है। यह तुलना हमें बताती है कि पॉलिटिकल विल और पॉलिसी स्टेबिलिटी कभी कभी रिसोर्सेज से ज़्यादा जरूरी होती है। दोस्तों, म्यांमार की कृषि मंत्रालय ने घोषणा की है कि राइस एक्सपोर्ट जोन्स इस मॉनसून में 3,50,000 एकड़ तक एक्सपेंड होंगे। 2030 तक 50 लाख टन निर्यात का लक्ष्य है, यानी म्यांमार आने वाले सालों में और मजबूत होगा। एल नीनो अगर आया और एशिया में राइस सप्लाई टाइट हुई तो मेडागास्कर, फिलीपींस, यूरोप सब म्यांमार से और ज्यादा खरीदेंगे। भारत के लिए एक कॉम्पिटिटर है, एक और देश जो वो बाजार ले सकता है जो भारत के हो सकते थे। इसलिए भारत को अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसिस्टेंट बनानी होगी। नारों से काम नहीं चलेगा, ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का यदि वाणिज्य मंत्री टारगेट रख रहे हैं तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए रोड मैप क्या है? कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा? किस टाइमलाइन के कितना टारगेट अचीव होगा? कौन कौन से क्षेत्रों से होगा? और उसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स को सरकार कैसे प्रोत्साहित करेगी? उनके स्पीड बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?
यह सब कुछ सरकार को सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा कहीं हम पीछे न छूट जाएं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत में इस वक्त चीनी उद्योग एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। भारत का गन्ना रकबा 2026-27 सीजन में लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। जून के पहले हफ्ते तक बुआई 54.1 लाख हेक्टेयर पर पहुंची है, पिछले साल के 54.3 लाख हेक्टेयर के मुकाबले लगभग बराबर। बुआई पूरी होने पर कुल रकबा 58.5 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान भी है। उत्तर प्रदेश में रकबा 28 लाख हेक्टेयर, पिछले साल के जितना ही है। महाराष्ट्र में थोड़ी बढ़त है 11.8 लाख हेक्टेयर का, और कर्नाटक में मामूली गिरावट देखी जा रही है। घरेलू मांग लगातार मजबूत रही है और सरकार ने मौजूदा सीजन की पिछली छमाही में 1 करोड़ 33 लाख टन चीनी घरेलू बिक्री के लिए आवंटित की है, लेकिन मिलों ने वास्तव में 1 करोड़ 44 लाख टन बेचे, यानी मांग अनुमान से ज्यादा है। उद्योग अनुमानों के मुताबिक इस साल कुल चीनी खपत 2 करोड़ 85 लाख से 2 करोड़ 90 लाख टन तक पहुंच सकती है, लेकिन 2025-26 सीजन का शुद्ध चीनी उत्पादन 2 करोड़ 80 लाख टन से कम रहने का अनुमान है। नतीजा, अगले सीजन की शुरुआती स्टॉक 30 सितंबर तक 35 से 39 लाख टन तक गिर सकती है, पिछले साल के 49 लाख टन से काफी कम। दोस्तों, यह खबर एक बड़े संकट की आहट है। सरल भाषा में समझिए, भारत हर साल लगभग 2 करोड़ 85 से 90 लाख टन चीनी कंज्यूम करता है, लेकिन इस साल उत्पादन 2 करोड़ 80 लाख टन से कम रहेगा, यानी जितना चाहिए उससे कम बनेगा, और जो स्टॉक पहले सीजन से बचा हुआ था वो भी कम होता जा रहा है। चीनी उत्पादन की पैन इंडिया औसत लागत 41 रुपए 72 पैसे प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, लेकिन एक्स मिल यानी मिल से बाहर निकलने की कीमत 36 से 37 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी मिलें घाटों में चल रही हैं, और ऊपर से एल नीनो का खतरा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि एल नीनो की परिस्थितियां मई से जुलाई 2026 के बीच विकसित होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग ने 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून का अनुमान दीर्घकालिक औसत का लगभग 92% रखा है, यानी कि सामान्य से कम। एल नीनो की वापसी इस गणित को मूल रूप से बदल देती है। सामान्य से कम मानसून गन्ने की उपलब्धता घटाता है, रिकवरी को दबाता है और प्रति इकाई उत्पादन लागत और बढ़ाता है, यानी 3 मुसीबतें एक साथ। पहली, गन्ने का रकबा नहीं बढ़ा, दूसरी, मांग उत्पादन से ज्यादा है, और तीसरी, एल नीनो से उत्पादन और घट सकता है। इन तीनों का नतीजा क्या होगा? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश देश के 80% से ज्यादा चीनी का उत्पादन करते हैं, और एल नीनो इन्हीं राज्यों को सबसे ज्यादा हिट करता है। 2024 में एल नीनो के दौरान क्या हुआ था? एल नीनो की मौसम परिस्थितियों और सिंचाई के लिए भूजल की कमी के कारण गन्ने के उत्पादन पर काफी असर पड़ा था। उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में किसानों ने गन्ने की जगह कपास और दलहन की तरफ रुख किया था। आमतौर पर 1 हेक्टेयर से 120 से 130 टन गन्ने की कटाई होती है, लेकिन इस साल पैदावार 80 टन तक गिर गई है, यानी एल नीनो आया तो पैदावार 35 से 40% तक गिर सकती है, और इसका नतीजा, घरेलू चीनी के दाम बढ़ेंगे, निर्यात पर रोक लंबी खिंचेगी, मिलें दबाव में आएंगी, और किसान जो पहले से गन्ने की कीमत को लेकर परेशान है वो और मुश्किल में पड़ेगा। मिल से बाहर चीनी की कीमत 36 से 37 रुपए प्रति किलो है, जो उत्पादन लागत के सबसे रूढ़िवादी अनुमान से भी कम है। कोई भी उद्योग इस अंतर को अनिश्चित काल तक नहीं झेल सकता। दोस्तों, सरकार के सामने एक मुश्किल विकल्प है। अगर चीनी सस्ती रखी तो मिलें डूबेंगी, किसान को भुगतान नहीं होगा। अगर दाम बढ़ाए तो कंज्यूमर की थाली महंगी होगी, और एल नीनो अगर प्रोडक्शन हिट करता है तो दोनों विकल्प और मुश्किल हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी है कि अभी से पानी का प्रबंधन हो। महाराष्ट्र और कर्नाटक के रिजर्वायर्स में जो पानी है उसका सही उपयोग हो, और किसानों को ड्रॉट रेजिस्टेंट केन वेराइटीज की तरफ ले जाना। अब बढ़ते हैं खबर नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, अप्रैल 2026 में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट 43.56 अरब डॉलर का रहा, और अप्रैल 2025 के 38.28 अरब डॉलर से 13.78% ज़्यादा। और गुड्स तथा सर्विसेज मिलाकर अगर हम देखें तो कुल निर्यात 80.80 अरब डॉलर, यानी कि 13.59% की बढ़त। माल का व्यापार घाटा
अप्रैल 2026 में 28.38 अरब तक बढ़ा है। यह घाटा मुख्य रूप से मध्य पूर्व संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसने वैश्विक शिपिंग मार्गों को बाधित किया, फ्रेट और ऊर्जा लागत बढ़ाई और आयात बिल पर असर डाला है। नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात अगर हम देखें, यानी कि कोर नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, तो 33.97 अरब डॉलर का रहा, यानी कि 9.01% की बढ़त रही। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सपोर्ट्स 48 अरब डॉलर पर 24.4% की बढ़त के साथ। यह मुख्यतः स्मार्टफोन एक्सपोर्ट से आया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से है। भारत असेंबल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। दोस्तों, 15% की बढ़त यह एक अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर को पूरी तरह से समझना जरूरी है। तो पहले हम जश्न की बात कर लेते हैं। तो जश्न का माहौल क्या है? अप्रैल 2026 में 43.56 अरब डॉलर 4 साल का सबसे ऊंचा मंथली फिगर है। यह एक अचीवमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 24.4% की बढ़त, यह पीएलआई स्कीम का नतीजा है। एप्पल, सैमसंग भारत में असेंबली बढ़ी है और यह एक सस्टेनेबल ग्रोथ ड्राइवर है। नॉन ऑयल कोर एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे 9% की बढ़त है। इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फार्मा, यह भी एक अच्छा संकेत है। लेकिन अब उस पहलू की बात करते हैं जो हमें असुविधाजनक करता है। तो गुड्स इंपोर्ट अप्रैल में 71.94 अरब डॉलर, यानी कि निर्यात से 28 अरब डॉलर ज्यादा, और यह घाटा 3 महीने का सबसे बड़ा था। क्यों बढ़ा आयात? क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल महंगा, इंडिया को ज्यादा खर्च करना पड़ा। पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के आयात में तेज उछाल आई और मध्य पूर्व संघर्ष के कारण ऊंची ऊर्जा कीमतों ने व्यापार घाटे को और बढ़ाया। यानी ज्यादा हम बेच रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा खरीद भी रहे हैं, और खरीदारी का एक बड़ा हिस्सा महंगा क्रूड ऑयल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में 15% गिरे हैं। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के कम रहने से पर यूनिट रियलाइजेशन कम थी, लेकिन अब क्रूड महंगा है तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन साथ में इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। यानी यह एक ऑयल ड्रिवन ट्रेड स्टोरी है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट बढ़ा तो एक्सपोर्ट नंबर अच्छा दिखा, लेकिन उसी ऑयल को इंपोर्ट करना महंगा हो गया। यह सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ वो होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर से आए, जहां वैल्यू एडिशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, जॉब्स हैं। ऑयल री एक्सपोर्ट एक पास थ्रू बिजनेस है। और ट्रेड डेफिसिट का सवाल, तो 28.38 अरब डॉलर का मंथली डेफिसिट है, यानी हर महीने हम जितना कमाते हैं उससे 28 अरब डॉलर ज़्यादा खर्च करते हैं। यह करंट अकाउंट पर दबाव बनाता है, रुपये पर दबाव बनाता है। तो दोस्तों, 15% की बढ़त खुशी के लायक है, लेकिन इस बढ़त की जड़ें जांचनी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स सस्टेनेबल है, इसे और हमें बढ़ाना चाहिए। पेट्रोलियम वोलेटाइल है। ऑयल महंगा रहा तो एक्सपोर्ट वैल्यू ऊपर, लेकिन इंपोर्ट बिल भी ऊपर। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल है, लेकिन पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी से हमें खतरा है। $2 ट्रिलियन के टारगेट तक पहुंचना है 2030 तक, तो इन 4 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इन्हें और बड़ा करना होगा। ऑयल पर निर्भरता कम करनी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है। दोस्तों, आज की 3 खबरें मिलकर एक बड़ा सच बताती हैं। म्यांमार राजनीतिक संकट में, प्रतिबंधों में, फिर भी चावल निर्यात जारी, नीति स्थिर, टारगेट क्लियर। भारत की चीनी एल नीनो आने से पहले ही सप्लाई मांग से कम, स्टॉक घट रहा है, मिलें घाटे में हैं और ऊपर से मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान। भारत का निर्यात 15% बढ़ा, लेकिन उसमें ऑयल का बड़ा हाथ है और घाटा भी बढ़ा है। तीनों खबरों से एक ही सवाल उठता है कि हम किस नींव पर खड़े हैं। म्यांमार की नींव है एक्सपोर्ट को हर हाल में जारी रखना, चाहे देश के अंदरूनी हालात कुछ भी हो। भारत की नींव है जब सप्लाई अच्छी हो तो एक्सपोर्ट करो, जब डर लगे तो बंद कर दो। जब ऑयल महंगा हो तो एक्सपोर्ट नंबर अच्छा दिखता है, जब सस्ता हो तो कमाई कम। यह नींव मजबूत नहीं है। मजबूत नींव वो होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएलआई जैसी स्टेडी पॉलिसी से बने, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क से बने, ऑयल डिपेंडेंस कम करने से बने। एल नीनो आ रहा है, हॉर्मुज बंद है, दुनिया में खाने की मांग बढ़ रही है। इस दौर में भारत के पास 3 मौके हैं। चावल के रिकॉर्ड स्टॉक्स को सही एक्सपोर्ट पॉलिसी से दुनिया तक पहुंचाना,
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को और तेज करना और एग्रीकल्चर में चाहे चीनी हो, चावल हो, प्याज हो, एक ऐसी नीति बनाना जो किसान को भी राहत दे और एक्सपोर्टर को भी भरोसा दे। कोई भी उद्योग अनिश्चितता को अनिश्चित काल तक नहीं झेल सकता। यही बात चीनी मिलों पर लागू होती है, चावल निर्यातकों पर लागू होती है, प्याज किसानों पर लागू होती है। और जब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी, म्यांमार जैसे छोटे देश वो बाजार ले जाते रहेंगे जो भारत के हो सकते थे। यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बेहतर होगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में, अपने व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करें, जिससे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और जो हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें भी मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।